जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी जयंती दीदी जी का जन्म 1949 में पुणे के एक प्रसिद्ध व्यापारी परिवार में हुआ। बचपन से ही आपको पढ़ाई एवं संगीत में गहरी रुचि थी। मात्र 8 वर्ष की आयु में पुणे से आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। जगदम्बा सरस्वती मम्मा तथा प्रजापिता ब्रह्मा बाबा से आपको पहली बार दिल्ली में मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपको मम्मा तथा बाबा ने अनेक वरदानों से भरपूर किया। 1966 में आपने पहली बार संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में आकर दिव्य तथा अलौकिक अनुभव किए। मधुबन से विशेष प्रेरणा लेकर 1968 में आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया। 1971 से आप लंदन में रहते हुए दादी जानकी जी की विशेष सहयोगी बनकर ईश्वरीय सेवाएं प्रदान कर रही हैं। 1980 से आप यूनाइटेड स्टेट जेनेवा में संस्था के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में सेवाएं दे रही हैं। वर्तमान समय में आप ब्रह्मा कुमारीज यूरोप एवं यूके की डायरेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। आपने एक विशेष वक्ता के रूप में 7 खंडों में भ्रमण करते हुए 100 से भी अधिक देशों में ईश्वरीय ज्ञान से सभी को भरपूर किया। इसलिए आप फ्लाइंग एंजल के रूप में प्रसिद्ध हैं। आप सरलता, मधुरता, हर्षित मुक्ता आदि दिव्य गुणों से संपन्न है। ओम शांति। जब हम पूना में रहते थे तो उस समय हमारे ग्रैंडफादर की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो दादी जानकी हमारे घर पे आई थी उसको देखने के लिए। तो ग्रैंड मदर और मदर दोनों ही वहाँ थे। तो उस समय फिर दादी जानकी उन्हों को ज्ञान सुना रही थी, तो ये दोनों बहनों ने सुन लिया। तो उस समय फिर भी ब्रह्मा कुमारी के लिए थोड़ा सा संकोच होता था, कारण कि वो 1957 की बात है और कराची की बातें अभी तक सिंध कम्युनिटी में बहुत प्रसिद्ध थी। परंतु वो प्यार से ज्ञान सुनते रहे और फिर जब तबीयत ग्रैंडफादर की ठीक हो गई तो फिर दादी ने उन्हें निमंत्रण दिया सेंटर पर आने का। तो उन्हों का तो बिल्कुल ज्ञान में आना शुरू हो गया और हमारा भी
उस समय करीब अप्रैल मास 1957 में बच्चों का क्लास होता था एक बगीचे में, तो हम वहाँ पर ज्ञान सुनते थे। दादी भी हम लोगों के पास आकर के कुछ न कुछ बातें सुनाती थी बढ़िया। और कब कब जब हम लोगों को देर हो जाती थी क्लास में, तो फिर वो कुछ न कुछ आकर के हमें खिलाती भी थी। तो इस तरह से बहुत ही प्यार से हम लोगों की उस समय पालना रही। फिर कुछ समय के बाद हमारे पिताजी पहले अफ्रीका में थे, वहाँ पर से अपना बिजनेस के लिए। फिर वो जब सितंबर मास में वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि हमारी माता जी, जिसका नाम था रजनी बहन, उसके जीवन में बहुत ही परिवर्तन हो गया है। तो उसको संकल्प आया कि अभी परिवार को हम लंदन लेके चले, ताकि मैं बिज़नेस भी वहाँ करूँ, और लंदन में तो एजुकेशन, वातावरण आज सब ठीक ठाक है, जो उन दिनों में अफ्रीका में इतना सहज नहीं था। तो दादी जानकी ने राय दी कि आप लोग बाबा से ज़रूर मिले, बाबा की राय ज़रूर पूछ लेवे। तो नवंबर, जबकि दिवाली का समय था, हम लोग दिल्ली में थे और रजूरी गार्डन में बाबा आए हुए थे। तो हम लोग मम्मा और बाबा से रजूरी गार्डन में मिले, और बाबा ने बहुत प्यार से हमारी माता जी को छुट्टी दी कि हाँ, तुम ज़रूर विदेश जा सकती हो, वहाँ पर राम का बन करके रहेंगे तो रावण का कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस तरह से बाबा ने बहुत प्यार से छुट्टी दी। तो उस समय बाबा को जो मैंने देखा, बहुत रॉयल पर्सनालिटी वाला। फिर तो मम्मा को भी देखा कि बहुत अत्यंत प्यार का स्वरूप। तो उन दोनों का जो यादगार मन में छप गया, वो हमें साथ चलता रहा। फिर हम दिसंबर मास में विदेश में ट्रांसफ़र हुए, और लंदन में पहले तो हम और हमारे छोटे भाई माताजी के साथ हम कुछ ज्ञान सुनते थे और कुछ योग भी करते थे। फिर जब 12 वर्ष की आयु थी तो इतना इंटरेस्ट नहीं रहा, तो माताजी ने भी कोई ज़्यादा फोर्स नहीं किया। फिर जब 1964 में हम वापस भारत लौटे हॉलिडे के लिए, तो मम्मा के साथ मुलाकात हुई। मम्मा उस समय तबीयत ठीक नहीं थी, बॉम्बे में थी, परंतु मम्मा के चेहरे से पता नहीं चलता था कि कोई तबीयत की ऐसी कोई बात है। मम्मा बड़े प्यार से हम दोनों बच्चों से मिले, और माताजी ने मम्मा को कहा कि मम्मा, आप इन्हों को बोलो कि योग करें। तो मम्मा ने हमारी तरफ देखते, दृष्टि देते, मम्मा ने माताजी को कहा कि आप छोड़ दो, अपने आप ही अपने समय पर योग लगेगा। तो माताजी भी निश्चिंत हो गई, और मुझे भी बहुत मम्मा के प्रति और अधिक प्यार उत्पन्न हुआ कि मम्मा ऐसे प्यार से बता रही है। फिर तो वापस हम लौटे। तो फिर सेकंड टाइम जब हम भारत में आए 1966 में, तब तक मम्मा ने शरीर का त्याग किया था। तो संकल्प आया कि अभी बाबा से तो ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि मालूम नहीं अभी और आगे क्या होगा। तो हम अगस्त मास में जुलाई मास में बाबा के साथ हम मिलने गए थे 1966 मधुबन में। तो उस समय बाबा का तो स्वरूप बहुत ही प्यार का, परंतु साथ साथ माता जी का भी, क्योंकि बाबा हर बात पूछते थे, बच्चे टॉवल ले आए हो, टूथपेस्ट टूथब्रश ले आए हो, आपको ब्रेड खानी हो, बाबा ब्रेड मंगा सकता, आपको बिस्किट खाना हो, बाबा वो भी मंगा सकता। बाबा एक माता के रूप में कोई चीज़ हमको मिसिंग की फीलिंग ना हो, इस तरह से पालना देते रहे, और ज्ञान तो बड़ा अच्छा लगा। फिर जैसे ही हम मधुबन से बाहर गए और आबू रोड तक पहुँचे, ऐसे लगता था कि हम स्वर्ग छोड़ के नरक में आकर के पड़े हैं। परंतु ड्रामानुसार उस समय तो फिर और घूमने का प्रोग्राम था, तो बाबा ने ही प्रबंध किया था, अजमेर, जयपुर आदि। तो भारत का इतिहास देख करके, भारत का कल्चर देख करके, और ये भारत के साथ बहुत ही नज़दीक का संबंध जुटा रहा। 67 में भी हम फिर वापस भारत आए और बाबा से फिर दोबारा मिले। वो भी बहुत ही सुंदर सीन थी। बाबा ने उस समय ये कहा कि बच्ची, तुम जनक के पास रहेंगी सेंटर पर,
परंतु उस समय मुझे ये संकल्प नहीं था। मुझे तो उस समय तो वापस लंदन जाना था और जाकर के यूनिवर्सिटी शुरू करनी थी, तो उसी आधार से ही फिर हम वापस लौटे। जब हम वापस लौटे तो यूनिवर्सिटी में एक दिन बैठे बैठे मुझे ऐसे लगा कि आत्मा यहाँ है और शरीर यहाँ है, और मैं ऊपर से देख रही हूँ शरीर को कि ये मैं क्या कर रही हूँ, ये पढ़ाई का मतलब क्या है। तो फिर मैंने अपने को वापस खींच लिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, अपना जो पढ़ाई करना है वो उसमें लगे रहे। तो परंतु वो जो अनुभव था एक विशेष आत्मा और शरीर जैसे अलग होने का, वो साथ में बार बार मन में आता रहा। और फिर पिताजी के साथ बातचीत करते ये नक्की हुआ कि मैं कुछ समय लंबा टाइम के लिए भारत में रहेंगी। तो दिसंबर 67 में हम भारत में आए और 68 में फिर पहले तो ट्रैवलिंग करना, भारत में सोशलाइज करना, वो तो बहुत ही अच्छा लगता। फिर जब तक मार्च आकर के पहुँचे मुझे लगता था कि बुद्धि थोड़ी खाली खाली हो रही है, कुछ स्टडी करने की ज़रूरत है। तो म्यूज़िक आदि का कुछ स्टडी किया, परंतु फिर अप्रैल मास में शुरुआत में ही मुझे ये संकल्प आया कि ब्रह्मा कुमारी के लिए तो मुझे बहुत प्यार है और रिगार्ड है, परंतु वो क्या शिक्षा देती है मैंने कभी सुना नहीं है ध्यान से। तो अप्रैल मास में मैं दादी जानकी के पास गई, तो दादी ने बड़े प्यार से स्वागत करके पूछा, तुमको कुछ कहना है या मैं कुछ कहूँ। तो मैंने कहा कि दादी मैं सुनने के लिए आई हूँ। तो दादी ने ऐसे, बाबा कहते हैं ना कि योगी आत्मा नब्ज पकड़ता, तो दादी को बिल्कुल ऐसे तुरंत ही कुछ टचिंग आए या क्या कहे, परंतु दादी ने ये टॉपिक उठाए विवेक की, कि जब बाहर का वातावरण होता जिसमें मीडिया है, एजुकेशन है, फ्रेंड सर्कल है, आदाद, तो उसमें जो बुद्धि पर असर आता विवेक काम नहीं कर पाता, तो पता नहीं चलता कि हमको क्या करना चाहिए। तो दादी को जैसे कि मेरी अंदर की बात, अंदर की भावना पहुंच गई थी। तो मैंने कहा कि दादी विवेक को क्लीन कैसे करें ताकि पता चले कि आगे क्या भविष्य में करना है, क्योंकि इसी बात में ही मेरा क्वेश्चन उठता था कि मैं अभी और आगे ईस्ट वेस्ट किस तरफ जाऊं। तो दादी ने कहा कि योग लगाना होता, योग सीखेंगे, योग लगाएंगे तो फिर बुद्धि स्वच्छ बन जाएंगी और तुम निर्णय ले सकेंगी। तो उसी दिन फिर शाम को मैं आई और दादी के सेंटर पर पूना में उस समय सुंदरी बहन थी, तो सुंदरी बहन से फिर कोर्स शुरू किया। तो जो पहला दिन का लेसन था आत्मा का, इतना शक्तिशाली था, जो सेंटर से मैं घर तक कैसे पहुंची, पैदल तो किया ये पता ही नहीं चला, जैसे कि मैं उड़ती गई, बस वही आत्मा चमक रही है ऐसे अनुभव हो रहा था। दूसरे दिन के लेसन में भी परमात्मा की पहचान मिलने पर अच्छी तरह से बहुत लॉजिकल रीति से ये बात समझ में आई कि भगवान कौन है। तो योग भी फिर तुरंत ही बहुत अच्छे अनुभव होने लगे। तो 3-4 दिन के बाद दादी ने कहा कि तुमने मुरलियाँ तो सुनी है, तो तुम ऐसे करो सवेरे भी आओ और शाम को भी आओ। सवेरे आकर मुरली सुनो और क्लास सुनो और शाम को अपना लेसन करो। तो मैं फिर सुबह शाम ऐसे जाती रही। और पहले तो फ्रेंड्स का जो सर्कल बन गया था वो भी मुझे शाम के समय खींचते थे, परंतु फिर कुछ समय के बाद मैंने सोचा कि अभी वो तो चलता रहेगा, परंतु मुझे ज़्यादा ज्ञान और योग की स्टडी करना है। फिर करीब 6 सप्ताह के बाद महाबलेश्वर में प्रदर्शनी होने जा रही थी। साकार बाबा उन दिनों में खास ये कहते थे कि जहाँ जहाँ ये घूमने की जगह है पहाड़ों पर, उन स्थानों पर आप लोग प्रदर्शनी करो, ताकि लोग फ्री होते हैं, अच्छे अच्छे लोग घूमने आते हैं, उनको ज्ञान की पहचान मिले। तो बॉम्बे पूना का आपस में बहुत अच्छा संबंध था और दादी प्रकाश मणि वहाँ गई हुई थी महाबलेश्वर में।
तो एक स्कूल लिया था जहाँ पर हम 40 लोग रहे हुए थे, मोस्टली बॉम्बे वाले और कुछ पूना वाले भी। और फिर शहर के बीच टाउन हॉल लिया था जहाँ पर प्रदर्शनी लगाई थी। तो दादी प्रकाश मणि का जो संग मिला, प्यार भरा, और जो वो संगठन का अनुभव हुआ। सवेरे दादी जी अमृत वेला योग कराती थी। उस समय चांदनी का रेज आता था, बहुत ही सुंदर वातावरण था। फिर मुरली भी दादी जी ही सुनाते थे। तो वो जो 4-5 दिन बीते, उससे मुझे एक तो पता चला कि संगठन का प्यार क्या है, और दूसरा मैंने देखा कि जो लोग आते थे प्रदर्शनी में, चेहरा एक होता था और फिर 30-40 मिनट के बाद, समझने के बाद, चेहरा बदली हो जाता था। वो आते थे साधारण, परंतु फिर एक बहुत हर्षित चेहरे से जाते थे, जैसे कि उन्हों को कुछ विशेष अंदर की प्राप्ति हुई है। तो उस हिसाब से मुझे मन में आया कि सेवा की जीवन बनानी चाहिए। तो दादी जी को मैंने आकर के पूना में बताया कि दादी ये मेरा संकल्प है। तो दादी ने कहा कि बाबा को पत्र लिखो। तो बाबा इंग्लिश तो पढ़ते थे, तो बाबा को इंग्लिश में ही पत्र लिखा कि बाबा मुझे समर्पण होना है। दूसरे दिन मैं क्लास में पहुंची, तो क्लास के बाद दादी ने मुझे बुला करके कहा कि ये बाबा ने तार भेजी है। तो बाबा ने पत्र का इंतज़ार नहीं किया, बाबा ने तार भेजी। तो तार में यही था कि जनक बच्ची आ रही है, उसके साथ तुम आओ, ये बातें पर्सनली डिस्कस करने की होती। तो 2 सप्ताह के बाद जून 68 में हम बाबा के पास फिर गए, और इस समय स्टूडेंट के रूप में गए और बाबा को देखा। और बाबा तुरंत ही टाइम दिया कि दूसरे दिन सवेरे बाबा से मिलना झोपड़ी में। मौसम गर्म था, तो ऐसे ही उस समय पर बाबा सबसे वहाँ पर ही मिलते थे। तो 10 बजे के टाइम पर हम झोपड़ी में पहुँचे, रजनी बहन और मैं। तो बाबा वहाँ ही जैसे पाथेली मार के बैठते थे, तो बाबा का वही बैठक होती थी, बाबा वहीं बैठे थे। तो बाबा ने पूछा, बच्ची बोलो। तो मैंने बताया, बाबा मुझे समर्पण होना है। तो बाबा ने कहा, बाबा तो पहले से ही जानते थे। और फिर मुझे भी याद आया कि 66 में जब पहली बारी मैं मुलाकात कर रही थी मधुबन में बाबा के साथ, तो बाबा ने मुझे देख करके कहा था कि बच्ची स्पिरिचुअल टीचर बनेंगी। तो उस समय तो मुझे हिंदी भी बहुत कम आती थी, तो मैंने पूरा समझा भी नहीं था, परंतु फिर बाबा के कहने पर वो सीन सारी याद आई। तो उस हिसाब से रियली बाबा ने जो कहा वो फिर प्रैक्टिकल हुआ। तो बाबा ने कहा, ठीक है बच्ची, तुम जाकर के पूना में वापस अपना कुछ जो भी सॉर्ट करना है कर लो, फिर जब तैयार हो तो यहाँ वापस आना, फिर बाबा तुमको सेवा पर भेजेंगा। तो 2-3 मास लग गए सब कुछ सॉर्ट करने में। फिर अक्टूबर मास दिवाली के समय मैं वापस आई रजनी बहन के साथ मधुबन। तो बाबा ने फिर उस समय दीदी मनमोहिनी के साथ मुझे टूर पर भेजा और कहा कि दीदी को कि जहाँ पर भी आप दोनों समझो, मीन्स दीदी और मैं, आप लोग डिसाइड करो कि बाबा की सेवा कहाँ पर करनी है। तो हम लोग जयपुर गए, दिल्ली में कई सेंटर्स पर गए, फिर आगरा में आए, ग्वालियर गए। फिर दीदी ने कहा कि मुझे लगता है कि आगरा ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सचमुच वहाँ महेंद्र भाई थे, बहुत विशाल सेवा की बुद्धि वाले थे, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर दिसंबर मास में फिर मैं ग्रुप को लेकर के आई, महेंद्र भाई, विमला बहन भी साथ थे। तो उस समय भी बाबा ने बहुत प्यार से देखा कि हमने अपनी जीवन किस ढंग से ज्ञान और योग में एडजस्ट करके धारणा युक्त बनाई है, तो बाबा बहुत खुश हुए। फिर जनवरी मास में तार आए 18 तारीख रात्रि को कि बाबा का देहांत हुआ। तो हम लोग 19 सुबह को आए निकले आबू के लिए। 20 सवेरे मंडे दिन हम आकर पहुँचे। तपस्या चालू थी तो उसमें हम भी हाजिर थे। फिर बाबा की जो 21 तारीख की मुरली चली थी,
उसमें शिव बाबा आए। बाबा ने कहा उसमें कि मैं यदि ब्रह्मा बाबा को भी साथ ले आता तो आप लोग छोड़ते नहीं थे। आगे तो बाबा फिर आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, परंतु अभी तो बाबा आपके साथ है। शिव बाबा आए हैं आपसे मिलने। तो कमांडर के रूप में बाबा ने सारी सेना को पूरा प्लान दिया कि और आगे संगम युग में क्या क्या करना है। तो मैं सोचती हूँ कि 54 years later भी जो बाबा ने उस घड़ी प्लान दिया वो अभी तक वही चालू है। और सबसे सुंदर सीन तो ये थी, जबकि जो फूल की थाली थी भोग के ऊपर, एक फूल गुलाब का निकाल कर बाबा ने दीदी के सिर पर रखा, दूसरा फूल निकाल करके दादी जी के सिर पर रखा, जैसे कि संगम युग का कॉरोनेशन मना रहे हैं। और फिर सबको देख करके बाबा ने कहा सबको मंजूर है। सभी ऐसे गए। फिर बाबा ने कहा किसको कुछ कहना है, कुछ पूछना है, तो कुछ प्रश्न तो था ही नहीं। हर एक ने प्यार से स्वीकार किया। फिर वापस आगरा आना हुआ, परंतु फिर मई मास में जो कन्याओं की ट्रेनिंग चली थी फर्स्ट, उसमें बाबा ने मुझे शुरू से ही कहा था कि बाबा आबू में ट्रेनिंग रखेंगे, तुमको उसमें बुलाया जाएगा। तो फिर दादी प्रकाश मणि को वो बात याद थी, तो दादी प्रकाश मणि ने बुलाया। वैसे तो वो 2 मास की थी, परंतु अप्रैल मास का हमारे भाषण वगैरह पहले से ही फिक्स थे। तो फिर मई मास में आना हुआ। और उस समय फिर अव्यक्त बाप दादा ने मुझे कहा, दादी जानकी भी कह रही थी, परंतु खास फिर अव्यक्त बाबा ने कहा, बच्ची तुमको अब वापस लंदन जाना होगा। बाबा तुमको सेवा के लिए भेज रहे हैं, कर्म हिसाब किताब के लिए नहीं। तो सेंटर तो था ही नहीं, और मेरा तो मन था कि मैं भारत में ही रहूं जहां रेडीमेड सेंटर्स है, रेडीमेड सेवाएं हैं। बहुत सहज था वहाँ, तो मुझे मालूम था इतना सहज नहीं होगा, परंतु फिर भी बाबा की आज्ञा अनुसार हम वापस लंदन आए। तो लंदन में भी फिर यही ड्रेस बनी रही, फिर यही मेरा टाइम टेबल बना रहा। बाबा की ये जो शिक्षा होती थी कि सवेरे या तो राजाई के लिए आप पुरुषार्थ करो या तो रज़ाई को पकड़ के रखो, और यदि रज़ाई को पकड़ के रखेंगे तो राजाई खोलेंगे। तो ठंडी में भी सवेरे 4 बजे के लिए तैयार होकर के बैठना, रजनी बहन का तो साथ था ही। तो वो सब बातें जबकि चालू थी, तो सेवाएं के लिए कोशिश तो बहुत की, परंतु अभी तक दरवाजे कोई खोल नहीं रहे थे। तो फिर दादी जी को मैंने पत्र लिखा इंग्लिश में, क्योंकि मुझे हिंदी लिखना नहीं आता था, पढ़ना आता है परंतु लिखना नहीं। तो इंग्लिश में ही मैंने दादी जी को पत्र लिखा कि दादी जी यहाँ तो सेवा है ही नहीं, मैं वापस भारत आने चाहती हूँ। तो दादी जी के पास शायद उस समय रोज़ी बहन होंगी मधुबन में, परंतु बहुत अच्छे इंग्लिश में जवाब दिया दादी जी ने कि यदि बाहर की सेवा नहीं है, अपनी सेवा तो अभी तक तो बहुत रही हुई है, तुम अपनी सेवा पर ध्यान दियो। तो फिर मैंने अपना तपस्या का टाइम टेबल शुरू किया। तो उसमें हर 2 घंटे में 30 मिनट योग मैं ज़रूर करती थी। और मुझे ये था कि दादियों ने तो 14 वर्ष तपस्या की है, मुझे अभी जो टाइम मिला है मैं थोड़ी बहुत तो तपस्या करूं। तो हर रोज़ का चार्ट वो हर 2-2 घंटे में 30 मिनट योग कम से कम करना वो बना रहा। उससे मन शांत रहा कि हाँ बाबा ने यहाँ भेजा है, बेशक बाहर की सेवा नहीं है, खुद की सेवा तो खूब करनी है। तो फिर अचानक ही अप्रैल मास में 1971, तब तक तपस्या किए हुए करीब करीब 2 वर्ष आकर के हुए थे। तो डेलीगेशन आने का समाचार दादी जानकी ने लिखा कि अव्यक्त बाबा ने 5 लोगों को छुट्टी दी है विदेश आने की सेवा के लिए। तो वो न्यूयॉर्क जा रहे हैं कॉन्फ्रेंस में। क्या आप चाहते हो कि वो लंदन भी आएँ? तो यदि आप चाहें तो हम प्रबंध कर सकते, वाया लंदन वो जा सकते। तो माता जी और हमने जैसे ही वो पत्र पढ़ा तो बहुत खुशी हुई,
और पिताजी को भी बाबा के लिए तो बहुत ही रिगार्ड था, प्यार था। तो फिर जून मास में 1971 5 people, जगदीश भाई, रमेश भाई, दादी शीलेंद्रा, रोज़ी बहन और डॉक्टर निर्मला हमारे पास आकर के 1 मास के लिए हमारे घर पे रहे थे। तो सेवाएं खूब हुई। क्योंकि वो जो बीच में 2 वर्ष था, एक स्थान ने दरवाज़ा खोल दिया था जहाँ पर फर्स्ट विदेश में लेक्चर शुरू हुए। तो बहुत ही अच्छी से, और उसी जगह ने ही प्रदर्शनी के लिए भी छुट्टी दी। तो भारत से बहुत बड़े बड़े चित्र प्लाईवुड पर बने हुए कैसे आए, मैं तो अभी सोचती हूँ कि पता नहीं कैसे वो हिम्मत रख कर के लेके आए, परंतु प्रदर्शनी के चित्र बड़े बड़े इस तरह से लेके आए थे। तो प्रदर्शनियाँ रही, कुछ अपने ब्राह्मण पहले से ही जो भारत में ज्ञान लिए हुए थे वो भी इकट्ठे हुए। तो फिर जगदीश भाई ने एक दिन कहा कि आप लोग सेंटर क्यों नहीं खोलते हो। तो मैंने तो सोचा था कि सेंटर सिर्फ भारत में होंगे। तो जगदीश भाई ने कहा नहीं, बाबा ने कहा है कि आप कुछ स्थापन करके आना, सिर्फ चक्कर लगा कर नहीं आना। तो बहुत प्यार से हम लोगों ने, छोटा सा संगठन था, तो हम लोगों ने मधुबन पत्र लिखा कि हम सेंटर खोलेंगे, सारी फाइनेंस की जिम्मेवारी उठाएंगे और आप बाकी टीचर ज़रूर भेजना। तो थोड़ा समय हो गया। फिर अक्टूबर मास में डॉक्टर निर्मला तब तक सैन फ्रांसिस्को पहुंच गई थी डेलीगेशन। तो वो बाकी अपना टूर छोड़ के सैन फ्रांसिस्को से वापस लौट के आई लंदन में। तो विदेश का पहला सेंटर शुरू हुआ। तो सेंटर खोला, परंतु धीरे धीरे सेवाएं शुरू हुई। और फिर अप्रैल 72 में डॉक्टर निर्मला को निमंत्रण थे अफ्रीका में जाने का। तो फिर वहाँ पर वो गई और फिर थोड़े समय के बाद दादी रतन मोइनी हमारे पास आई, सितंबर 72। फिर 73 में 1 साल और भी दादी के साथ रहते, परंतु फिर मुझे संकल्प आया कि अभी तो मुझे भारत ज़रूर वापस जाना है। उस बीच में मैं नहीं भारत आई थी। तो जब भारत में वापस लौटी सितंबर 73 में हम दिल्ली में पहुँचे और फर्स्ट जो बड़ा मेला था वो हो रहा था। तो उसमें बहुत ही सुंदर सेवाएं चल रही थी, तो मन तो बहुत ही खुश था। फिर मधुबन पहुँचे। मधुबन में भी बहुत प्यार से दीदी दादी ने मुलाकात की। अव्यक्त बाबा से भी जब मैं मिली, बाबा के कमरे में मिली, तो बाबा ने उस समय मुझे बहुत प्यार से कहा कि बच्ची, इतना समय तो तुमने अच्छी तपस्या की, परंतु अभी बाबा आपको भारत के टीचर से भी जल्दी जल्दी बुलाते रहेंगे मधुबन। और रियली फिर उसके बाद तो हर वर्ष मधुबन में 2 बारी आना तो होता ही है वर्ष में, कभी कभी तो उससे भी अधिक। तो कई भारत के टीचर्स तो वर्ष में 1 ही बारी पहुंच पाते। तो बाबा का ये कहना प्रैक्टिकल वो बाबा जानते थे, बाबा ने बताया। फिर तो विदेश की सेवाएं चलती रही, परंतु फिर मैंने तो सोचा भी मैं भारत में ही रहेंगी। परंतु फिर अप्रैल 74 में मैं दिल्ली में जगदीश भाई के पास थी। चित्रों की तैयारी हो रही थी, नेक्स्ट चित्र विदेश के लिए। वो जो राजयोग इलस्ट्रेशंस का पुस्तक है वो जगदीश भाई के साथ वो तैयार करने में उस समय बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर बाबा ने मधुबन में दादी को कहा, दादी जानकी को, कि अभी आप विदेश जाएंगे, वहाँ पर मधुबन का मॉडल बनाना। तो फिर प्रश्न था कि दादी के साथ कौन आए। तो मैंने तो सोचा कि वहाँ पर ट्रांसलेशन करने वाले तो बहुत है, परंतु बाबा ने खास कहा कि नहीं, तुम्हें ही दादी के साथ वहाँ जाना होगा। तो 74 में दादी के साथ वापस आना हुआ लंदन में। और दादी के आते ही जैसे कि एक नई रौनक आ गई। वैसे भी प्रदर्शनियों की जो तैयारी की थी बहुत प्रसिद्ध स्थानों पर, 2 प्रसिद्ध स्थानों पर लंदन में, एक तो रीजेंट स्ट्रीट पिकाडिली पर, वहाँ एक सिलोन टी सेंटर था वहाँ पर, तो वहाँ भी बहुत लोग आने लगे। और फिर उसके बाद इंडिया टी सेंटर ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में, वो भी जैसे कि मानो कि दिल्ली में कॉनॉट प्लेस हो, ये दोनों स्थान ऐसे हैं।
तो वहाँ पर भी बहुत अच्छी सेवाएं चली। और वैसे भी लंदन में उस समय मोइनी बहन न्यूयॉर्क वाली थे, डॉक्टर निर्मला थी, रमेश भाई, उषा बहन थे, दादी जानकी थी, मैं थी। तो एक छोटा सा संगठन परंतु बहुत शक्तिशाली संगठन था। तो फिर जैसे ही सेवाएं शुरू हो गई, लोग बहुत आने लगे कोर्स करने के लिए आदाद। फिर दादी जानकी, रमेश भाई, उषा बहन चक्कर पर गए और कुछ समय के लिए तो पहले डॉक्टर निर्मला और हम थे। फिर जब दादी जानकी वापस लौटी तो डॉक्टर निर्मला भी भारत वापस लौटी। परंतु फिर उस बीच में विदेशी स्टूडेंट आने लगे और विदेशी स्टूडेंट्स ने जैसे ही दादी की ज्ञान की बातें सुनी तो उनको बहुत उमंग आया। दादी का कुछ ऐसे बाबा ने वरदान दिया हुआ है जो सब धर्म वालों को जो दादी सुनाती थी उनको यूनिवर्सल ज्ञान बिल्कुल तीर लग जाता था। तो एक भाई उस समय निकला जो फिर ऑस्ट्रेलिया में गया सेवा अर्थ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में कुछ सेंटर्स नहीं थे। इनफैक्ट सिर्फ 2 सेंटर्स थे विश्व में, एक तो लंदन में और दूसरा हांगकांग में। बस इन 2 स्थानों के सिवाय कहीं और जगह नहीं थे। फिर जब दादी अफ्रीका के टूर पर गई उस समय राम काका निकला था बॉम्बे की प्रदर्शनी से थोड़े समय पहले। तो उन्होंने दादी और रमेश भाई को बुलाया कि आकर के देखो, मैं पूरा प्रबंध करूँगा। तो ज़ाम्बिया में लुसाका में पहले अफ्रीका में फर्स्ट सेंटर वो खुला। तो फिर जब वापस लंदन आए तो मैंने दादी को कहा कि सेवाएं तो शुरू हो गई, परंतु आप जैसे यहाँ होंगे तो फिर इन आत्माओं की पालना होती रहेंगी। तो दादी को भी बहुत उमंग था, तो दादी भी रुक गई। फिर तो सब बाकी चले गए। मोइनी बहन कनाडा, न्यूयॉर्क गई, रमेश भाई, उषा बहन और आगे टूर पर गए। तो बाकी दादी और हम थे कुछ समय तक तो लंदन छोटे से सेंटर पर। फिर सुदेश बहन आए, फिर लता बहन जो सूरत में उन दिनों में थी वो आए। तो सेवाएं तो बहुत धूमधाम से शुरू हो गई। विदेशी आत्माएं भी ब्राह्मण बन गए। डेनीस बहन भी उस समय निकली, जॉन वो निकला जो ऑस्ट्रेलिया गए। फिर तो ड्रामा अनुसार विश्व का नक्शा आप देख सकते कि कितने स्थानों पर सेंटर्स खुल गए और कैसे सेवाएं बढ़ती गई। तो वो तो सारी इतिहास की कहानी है, परंतु बाबा के जो वरदान थे कि बस दादी को कि आप साइलेंस की सेवा इन आत्माओं की करो। ये लोग तो कथाएं सुन करके थक गए हैं, परंतु इन्हों को कुछ आप अनुभव कराना। तो प्रैक्टिकल दादी ऐसे ही दृष्टि देती थी और उन्हों को विशेष अनुभव होते रहे। तो ये है सेवा की कहानी विदेश की, परंतु साथ साथ मेरी भी कहानी। तो